नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशाना पर। हर तरफ एक ही बात चल रही है कि जाति गणना, जनगणना, कास्ट सेंसस, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी। स्वागत है जी आपका निशाना पर। नमस्कार, आपका भी धन्यवाद। उससे पहले हम कुछ बता दें कि जहाँ तक जानकारी है, कास्ट मतलब जनगणना 1931 में हुई थी। 1941 में फिर वो कुछ खर्चों के कारण उन्होंने हवाला दिया कि अंग्रेज़ों ने कि खर्चा ज़्यादा होता, वो करवाई नहीं गई। और एक लास्ट जो जनगणना देखे तो 1951 में हुई थी। उसके बाद कोई जनगणना उस तरह से नहीं हुई है। नहीं, उसके बाद हर 10 साल में होती है। जनगणना तो होती है, लेकिन वो जो कास्ट जो उसमें होती है वो एक तरह से जनगणना अभी तक नहीं हुई है। हालांकि पिछले कई सालों से कांग्रेस की सरकारें भी रही हैं, उन्होंने भी जाति गणना जनगणना में नहीं करवाई है। और पीछे काफ़ी दिनों से एक मुद्दा राहुल गांधी जी उठाते रहे हैं कि भाई जाति गणना करवाओ, जाति गणना करवाओ। और अचानक दबाव में आकर या कुछ किसी कोई भी फैक्ट हो सकता है, उसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है, बीजेपी ने एकदम शिगुफा छोड़ दिया कि हम जाति गणना करवा रहे हैं। तो बस इन्हीं बातों को हमें आपसे पूछना चाहेंगे जी। जो जाति गणना है, जाति आधारित गणना है, उसकी पोजीशन क्या है और असल में ये है क्या? मतलब एक तो होती है जनगणना, भाई टोटल पूरे भारत में कितनी जनसंख्या है, और एक होती फिर जो जातिगत जनगणना। और अब ये सरकार कह रही है कि हम धर्म में भी जो जातियां हैं उनकी भी गणना करवाएंगे। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जनगणना और जाति गणना में क्या फर्क है? जो हमारा जनगणना होती है, वो जिसको सेंसस ऑफ इंडिया कहते हैं, उसके लिए बाकायदा एक डायरेक्टरेट बना हुआ है, निदेशालय है सेंसस ऑफ इंडिया का। वो हर 10 साल के बाद जनसंख्या की न केवल गणना करते हैं, बल्कि उसमें कितने स्त्रियां हैं, कितने पुरुष हैं, किस उम्र की ग्रुप के कितने लोग हैं, जिस दिन वो जनगणना की फाइनल पिक्चर रिलीज होती है। तो एक बहुत बड़ी ये कवायद है, एक्सरसाइज है अपने आप में, जिसमें लाखों लोग सम्मिलित होते हैं। और ये पहली बात तो ये है कि ये होती क्यों है और इसका महत्व क्या है। वास्तव में हमारा जो विकास का जो मॉडल है, किसी भी देश का हो चाहे, वो जाहिर है इस बात को ध्यान में रख के किया जाता है कि भाई देहात की क्या स्थिति है, शहरों की क्या स्थिति है, हाउसिंग की यानी आवास की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या है, हेल्थ कितने लोगों को उपलब्ध है, रोजगार की क्या स्थिति है, जो पेशेगत बिरादरियां समुदाय हैं उनकी क्या स्थिति है, ये पानी कितने लोगों को उपलब्ध है। ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं ताकि जो योजना बने, हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं ना जिसको, ये एक मॉडल शुरू से भारत ने अडॉप्ट कर लिया था कि भाई 5 साल तक क्या चीज़ जो है वो अचीव कर लेनी चाहिए, हासिल कर लेनी चाहिए। और अगर वो टारगेट या लक्ष्य जो निर्धारित किए जाते हैं अलग अलग जीवन के जो स्टेटस है उसके बारे में, तो जाहिर है जो बजट बनते हैं उसके अंदर जो पैसे का आवंटन होता है वो भी उसी के अनुरूप किया जाना चाहिए। ये एक मतलब बेहतर तरीका या वैज्ञानिक तरीका हो सकता है। तो ये सेंसस हमारा 2021 में निर्धारित था, ड्यू था, जो कोरोना की बीमारी की वजह से टल गया। लेकिन उसके बाद क्यों नहीं करवाया जा रहा, पिछले 3-4 साल हो गए, न केवल करवाया नहीं जा रहा बल्कि बताया भी नहीं जा रहा कि कब होगा। तो जाहिर है कि एक ये बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि एक फ्लॉ और एक कोई ना कोई राजनीतिक बेईमानी भी हो सकती है कि जो डेटा होता है ना, जिसको स्टैटिस्टिक्स हम कहते हैं या सांख्यिकी कह सकते हैं, उसके आंकड़े
ये सरकार न केवल सेंसस करवाने से पीछे हट रही है, बल्कि जो सांख्यिकी जो विभाग है हमारा, जिसको स्टैटिस्टिकल जो नेशनल NSO कहते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो बाकायदा वार्षिक आधार के ऊपर भिन्न भिन्न तरीके की आंकड़े जारी करती है। अब भी करती है? अभी भी करती है। उसमें रोजगार के भी आते हैं, उसमें पावर्टी के भी आते हैं, उसमें आप कह सकते हो स्वास्थ्य के भी, शिक्षा के भी आते हैं, उसमें क्राइम के भी आते हैं। लेकिन ये उन आंकड़ों के अंदर पिछले कई साल से फर्जीवाड़ा हो रहा है, या तो वो जारी नहीं करते, कुछ खास तरह के मान लो किसानों की या खेत मजदूरों की आत्महत्या से संबंधित आंकड़ों को वो नहीं जारी कर रहे, डरते हैं, खौफ हो गया है पैदा उनको। इतनी भयंकर हमारे यहाँ आर्थिक विषमता है, यानी गैर बराबरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में है। मतलब 1% लोग जो हैं वो 22% आमदनी को अपने पास ले जा रहे हैं, और 1% लोग 40% जो राष्ट्रीय संपदा है उसके ऊपर कब्जा किए बैठे हैं। अब ये भिन्न भिन्न तरीके के जो गैर सरकारी विश्वसनीय संस्थाएं बनी हुई हैं दुनिया में और देश में, वो इस काम को कर रही हैं, जिसको सरकार बड़े आराम से नकार देती है कि नहीं नहीं तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो इसको इस पूरे संदर्भ में देखने की ज़रूरत है कि जो कारपोरेट ओरिएंटेड शासन है, जो कारपोरेट को फल फूलने के लिए काम कर रहा है मुकम्मल तौर पर, वो आंकड़ों से डरता क्यों है। और सेंसस जो जनगणना है वो तो आंकड़ों का अंबार है कुल मिलाकर, जिसके आधार के ऊपर हमारी योजनाएं बननी है। जो पीछे रह गया, पिछड़ा हुआ है, डिप्राइव्ड है, वंचित है, नियम ये कहते हैं, वैधानिक प्रावधान ये कहते हैं कि उनको प्राथमिकता के आधार पर हैं, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं। अब इतने साल की आज़ादी के बाद कोई कितने दिन इंतजार करेगा, ठीक है ना। 10-15 साल तो भाई चलो नया नया शासन आया, अंग्रेज गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। बड़ी इंतजार की, लेकिन उनकी आकांक्षाएं, उनकी अभिलाषाएं, उनकी हसरतें मिट्टी में मिल गई। तो आपकी तरफ वो मतलब टकटकी लगाए बैठे रहेंगे क्या सरकार की तरफ? ये तो नहीं हो सकता ना। उनका बराबर का हक है, आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने बराबर का हिस्सा लिया और इस देश का निर्माण कर रहे हैं मेहनत कश तबके, वो जरूर अपना हक मांगेंगे। तो वो एक बैकग्राउंड है कि आप उनको मतलब नकार नहीं सकते असीमित समय के लिए, नहीं तो आपको राजनीतिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा और वो इन नीतियों को भी चुनौती देंगे। एक बात तो हो गई ये जिसके संदर्भ में हम जनगणना को, अब नई बात ये आई कि एक सवाल उठ गया कि भाई जो कास्ट आधारित यानी जाति आधारित जो जानकारियां और गिनतियां हैं वो भी जनगणना के अंदर अन्य चीजों के साथ शामिल कर ली जाए। ये जो जातिगत गणना है इसका मतलब ये है कि और तो बाकी सारी चीजें हो ही रही हैं, ये भी जोड़ लिया जाए उसमें कि भाई किस जाति की कैसी सामाजिक आर्थिक दशा है और उसकी गिनती कितनी घट रही है, बढ़ रही है। तो ये बहुत ही एक जायज़ सी बात है जो निश्चित रूप से उन्हीं तबकों की तरफ से उठी है जो वंचित हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनको हक नहीं मिला, तो उनकी तरफ से उठी है। और बिहार की सरकार ने, जो नीतीश कुमार जी जो दूसरी तरह के उसमें थे पलटू मार, उस टाइम पर सेंसस असेंबली से प्रस्ताव करके करवा दिया और जारी कर दिया। और केंद्र सरकार ने, बीजेपी ने कहा इसका कोई मतलब नहीं है, खामखा के लिए राजनीतिक मतलब पॉइंट बनाने के लिए किया है, इसकी कोई संवैधानिक वैधता नहीं है, मतलब ये कह के उसको खल्त मल्त कर दिया। लेकिन ये मामला लगातार उठता रहा है, राजनीतिक पार्टियों ने भी उठाया है। केवल मात्र बीजेपी एक ऐसी पार्टी है और आरएसएस जो इसके कट्टर विरोधी थे अब तक। अब ना आपने ठीक कहा
कि अब ये कैसे चारों तरफ से मतलब इसका बवाल सा ये उठ गया है। मतलब तो हमारे एक बहुत मशहूर शायर हुए हैं हिंदुस्तान के, उनका नाम था मीर तकी मीर। वो शहनशाह शायरी कहा जा सकता है तो कोई बड़ी बात नहीं। उनकी एक गज़ल है, ये धुआं कहाँ से उठता है। वो आज की कास्ट सेंसस के ऊपर जो विवाद हो रहा है उसका ये पता लगाने की ज़रूरत है, ये धुआं कहाँ से उठता है। तो ये वास्तव में कोई बीजेपी ने अगर आज अचानक उसका समर्थन कर दिया है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ से धुआं उठा है, या ये कांग्रेस पार्टी ने कह दिया, राहुल गांधी ने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ से धुआं उठा है। वास्तव में धुआं उठा है उन तबकों के भीतर से जिसको हम एक एसर्शन कहते हैं, एक आत्म चेतना का दौर कहते हैं। ये धुआं वहाँ से उठ रहा है सामाजिक न्याय का, और इसको कोई डिले नहीं कर सकता है। खैर, अब ये तुमने ठीक कहा कि मतलब अंग्रेज़ों ने भी कास्ट सेंसस करवाई थी 31 और 41 में, लेकिन वो खर्चे का उतना बड़ा कारण नहीं था। उन्होंने तो सेकेंड वर्ल्ड वार में भी जो सेंसस है वो करवा दिया था, यहाँ तो कोरोना की वजह से बहाना बना के टल गया। लेकिन ऐसा पढ़ने को मिला है कि उस टाइम पर कुछ बिरादरियां भी इस बात से खफा हो गई कि हमारी अलग गिनती क्यों की जा रही है, क्योंकि एक किसी भी चीज़ की जो वैधता होती है, उसकी प्रासंगिकता होती है ना, वो हमेशा एक जैसी नहीं होती, एक दौर होता है, एक संदर्भ होता है। तो आज का जो दौर है ना, उसी संदर्भ में जिसका मैंने जिक्र किया, ये इस प्रकार की जो विषमताएं बड़ी भयंकर हैं, और जो गरीबी है, बेरोजगारी 45-50 साल का रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है। अब ये निश्चित बात है कि भाई ज़्यादा बेरोजगारी उन्हीं तबकों के अंदर है जो पहले से ज़्यादा कमज़ोर हैं, वही सबसे ज़्यादा मार झेलेंगे। भूमिहीन हैं जो, जिनके पास रोजगार नहीं है, झेलेंगे तो वही, या महिलाएं सबसे ज़्यादा झेलेंगी, या जो अन्य कमज़ोर तबके हैं या अल्पसंख्यक हैं उन्हीं को ज़्यादा झेलना पड़ेगा। तो वो है एक इसकी मतलब पृष्ठभूमि जिसके अंदर ये उभर रही है। ये बात ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इससे काट के हम जाति जनगणना के ऊपर कोई भी विमर्श करेंगे या समझ बनाने की कोशिश करेंगे तो वो ठीक समझ नहीं बन पाएगी। तो इस संदर्भ की कसौटी के ऊपर रख के देखना जरूरी है सामाजिक न्याय की दृष्टि से, और इसको ये नहीं बिल्कुल माना जाना चाहिए कि जो सब जातिगत गणना की जोड़ने की आज मांग कर रहे हैं उनकी कोई वास्तव में ईमानदारी से कोई इच्छा है कि ये जो तबके हैं इनका विकास हो जाए या ये ऊपर उठें या उनके कल्याण के लिए कुछ किया जाए। ये चुनाव से भी, बिहार के चुनाव से भी उसको जोड़ के देखने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें चुनाव से संचालित हो जाती हैं यहाँ। तो एक मतलब जो आतंकी हमले को भी किस तरीके से उसमें एक राष्ट्रवाद का जोड़ के और उसको हवा बना दी जाती है, और कुछ लोगों के ऊपर जो किसी से भी कम मतलब राष्ट्रवादी नहीं है उनकी छवि बिगाड़ दी जाती है। मतलब ये चुनाव का अपनी जगह है, तो उस दृष्टि से उसको देखा जाना चाहिए। और खुद वो जो पिछड़ी जातियां हैं या पिछड़े जो समुदाय हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि ये केवल मतलब उनके बहुत बड़े कोई खैर खवा या उनके कोई बहुत बड़े हमदर्द और समर्थक आ गए हैं और वो कुछ बहुत कुछ करने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उनको सोचना पड़ेगा। एक तो ये हिस्सा इसका बनता है जिस तरीके से हमारे सामने ये पोज हुआ है कि ये धुआं कहाँ से उठता है। हमारा अगला सवाल है जी कि अगर माने तो जाति गणना एक तरह से 1931 में पहली बार हुई थी, तो फिर 1986, 87 या 89 में जो मंडल आयोग ने ओबीसी को जो आरक्षण दिया था वो किस आधार पर दिया था? और दूसरा, अगर
आज जनगणना सही हो जाए तो कहीं ना कहीं आरक्षण पर भी एक तरह से उसको रिवाइव करने का मौका मिलेगा कि किस जाति को कितना आरक्षण मिलना चाहिए और किस जाति के लिए कितना जो हमारा बजट है वो अलोकेट होगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये सुरेंद्र बहुत वाजिब सवाल है तुम्हारा कि जब ओबीसी, देखो दो तरह की मतलब पिछड़ी हुई समुदाय हैं हमारे देश में आज़ादी के पहले से ही, इसलिए संविधान में जो अनुसूचित जातियां थी यानी उनको तो संविधान की अनुसूची में डाल दिया था शेड्यूल कास्ट के नाम से। शेड्यूल कास्ट एससी और एसटी शेड्यूल ट्राइब को भी, तो उनको तो उसकी अनुसूची के अंदर जोड़ दिया था संविधान की। लेकिन बाद में ये चीज़ आई कि भाई जो पिछड़े वर्ग हैं उनको भी ज़रूरत है कि कोई संवैधानिक संरक्षण मिले, उनकी दशा भी बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए एक तो हो गए पिछड़े वर्ग, एक हो गए अन्य पिछड़े वर्ग। इसी में मैं जानना चाहूँगा, ये पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग ये कैसे चयन किया जाता है कि ये पिछड़े में आता है, ये अन्य पिछड़े में आता है? क्योंकि यहाँ पर हरियाणा में देखे तो जाट बहुसंख्या में है, राजस्थान में चले जाएंगे तो वही पिछड़े वर्ग में आ जाते हैं। हाँ, मतलब यहाँ भी बहुसंख्या में तो नहीं है, वैसे सिंगल लार्जेस्ट कह सकते हैं शायद। लेकिन संपत्ति साधन और जमीन की बात करें तो हाँ, जमीन में मतलब वो काश्तकार समुदाय है, निश्चित रूप से वो कृषि समुदाय है। लेकिन बात जो आपने जहाँ से शुरू की, एक बार तो उसी को अपन उत्तर देने की कोशिश करते हैं कि भाई जैसे शेड्यूल कास्ट की भी हमारे यहाँ दो कैटेगरी बन गई, ए और बी बन गई। हाँ, तो अंदाजे से ये लगा लिया कि भाई एक कैटेगरी जो है वो इतने प्रतिशत बनती है और दूसरी इतने प्रतिशत बनती है, तो उनका जितना प्रतिशत है तो आरक्षण और दाखिलों के अंदर उसी के अनुपात में उनको दे दिया गया। वो चलो एक अपनी जगह, उसमें कहीं ना कहीं विवाद बने रहते हैं, उसके ऊपर अलग से बात करने की ज़रूरत है। लेकिन बात ये है कि हम ओबीसी और पिछड़े वर्गों पर जाएंगे, उससे पहले तो ये है कि शेड्यूल कास्ट भी जो संविधान के अंदर अनुच्छेद में डले हुए हैं अधिसूची में, उनके लिए भी जो आवंटन होना चाहिए बजट का, उसको कहते हैं सब प्लान का अवधारणा। सब प्लान का मतलब ये होगी प्लान, उस प्लान को भी आगे उप योजना की तरह से उसको बांटो, लेकिन वो लागू नहीं है। दूसरी बात ये है कि केवल हम मान लो आरक्षण रोजगार के अंदर जो इतना अनिवार्य है, अगर उसी के अंदर मान लो हम उलझे रह जाएं और रोजगार ही खत्म होता चला जाए आहिस्ता आहिस्ता, या निजीकरण होता चला जाए और निजी क्षेत्र में आरक्षण ये दे नहीं रहे हैं जो कि वास्तव में वहाँ पे होना चाहिए जो नहीं दिया जा रहा, तो ये एक उलझा हुआ सवाल अपने आप में है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर मतलब कास्ट सेंसस जब होगा तो न केवल एससीज की जातीय समुदायों का पता चलेगा, एसटी का भी पता चलेगा, कृषि समुदायों का भी पता चलेगा, और जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी भी और अल्पसंख्यकों की भी जनसंख्या के घटने बढ़ने का आइडिया होगा। तो उसको ज़रूर मतलब योजना के अंदर एकोमोडेट करने की ज़रूरत रहेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें एक बार ना हिलेंगी, इसलिए ये छेड़ते हुए डरते हैं और इनकी कोई वास्तव में नीयत नहीं है। अब सवाल ये है, झगड़ा पहले शुरू कर दिया, सेंसस होगा कब ये नहीं पता। अब कोई इनसे पूछे, ये कह रहे हैं भाई हम भी कास्ट सेंसस करवाएंगे, लेकिन सेंसस कब करवाओगे तो बता दो। पिछले दिनों इन्होंने क्या किया, चुनाव से पहले जो 33% आरक्षण महिलाओं को देने का पार्लियामेंट के एक सदन में पारित हो चुका प्रस्ताव, उसको लागू करने की दिशा में जो आगे बढ़ने का सवाल था,
उसके ऊपर मोदी सरकार ने चुनाव से पहले कह दिया हम 33% महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा वगैरह में आरक्षण देने को स्वीकार करते हैं, घोषणा कर दी। तो एकदम से यूं लगा होगा भाई बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है। फिर पूछा कि भाई कब से लागू करोगे इसको? वो बोले जब परिसीमन होगा, दोबारा से डिलिमिटेशन होएगी सीटों की, असेंबली और लोकसभा की, उसमें होगा। तो वो कब होएगी परिसीमन? बोले परिसीमन तब होएगी जब जनगणना होएगी। जनगणना कब होएगी? बोला उसका तो पता नहीं, अभी पता नहीं। तो ऐसे मतलब उसको ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया, प्रभाव ऐसा दे दिया जैसे बहुत बड़ी मांग जो है वो स्वीकार कर ली गई महिलाओं के आरक्षण की। ये बात यहाँ भी हूबहू उसी तरीके से लागू होती है। अब इसके अगले हिस्से में आप आते हैं। मिसाल के तौर पर हम हरियाणा के संदर्भ में देखें तो हमारे यहाँ जो SC/BC है, ये वो समुदाय हैं जो लगभग भूमिहीन है और कृषि के साथ बहुत निकटता से जुड़े रहे, मतलब आज़ादी से आने से पहले से ही उनके जो पेशागत रूप से कृषि उनके बगैर नहीं चल सकती थी, और हमारा जो ग्रामीण जनजीवन है उनके बगैर नहीं चल सकता था। वो हमारा एक हथकरघा या कह लो भाई स्थानीय मतलब रूरल आर्टिजन्स थे, और वो ग्रामीण कारीगरों का एक बहुत बड़ा तबका और एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं क्षेत्र वो था, जिसको अंग्रेजों ने काफ़ी बड़े पैमाने तक तबाह किया, क्योंकि वो अपना तैयार माल उद्योग का यहाँ बेचना चाहते थे। उसके लिए ज़रूरी था इनको तबाह करो, लेकिन फिर भी वो बचे रहे क्योंकि कृषि को उनकी ज़रूरत थी और कृषि उनके बगैर संभव नहीं थी। इसलिए कृषि करने वाली, खेती करने वाली जातियाँ और ये जो कारीगर जो हमारे थे, चाहे वो मान लो लोहार थे, जुलाहा थे, कुम्हार थे, नाई थे, या वो मतलब दर्जी थे या चिंबी थे, या आपके और भी तबके बहुत सारे हमारे यहाँ 36 जात कहते हैं। मतलब कल मैं एक जगह कहीं पढ़ रहा था, बिहार के अंदर 101 जातियाँ हैं जब उन्होंने वो सेंसस किया जाति का तब पता, तो बहुत सारी हैं। खैर अब हुआ ये कि आज़ादी से पहले से ही शुरू हो गया औद्योगिकरण होना, और उसके बाद हुआ औद्योगिकरण। तो जितने भी काम धंधे और पेशे इन मतलब SC/BC की समुदायों की निर्भरता जिनके ऊपर थी वो चौपट हो गए, क्योंकि इंडस्ट्री का माल आने लग गया। हल भी उस तरीके का नहीं रहा, लकड़ी का काम भी उस तरह, प्लास्टिक के आगे मटके तक नहीं रहे, कपड़े थे वो रेडीमेड आने लग गए। हमने खुद अपने ही गांव में जुलाहे से तानी बनी हुई का कुर्ता पहन रखा है, खुद मेरे को अच्छी तरह से याद है। और ये जितने भी मैंने समुदायों के पेशे गिनाए हैं, हम इन सब के घर काम के लिए जाते थे, हमें ही भेजा जाता था बच्चों को कि दिन में हल चलाया है तो वो जो उसकी फाड़ी होती थी लोहे की, उसको दोबारा से शार्प करना, काट एक उसके अंदर होती थी और भी चीज़ें उनको भी करना, दराती जो कटाई के लिए इस्तेमाल होती थी उसको करना, या गंडासी को करना, या जेड़ी को करना, ये सारा काम मतलब शाम को करवा के सवेरे तैयार रहना चाहिए था। और हम जाके, बल्कि यही नहीं था, हम उसमें इन्वॉल्व शामिल हो जाते थे। वो जो लोहार काम करते थे वो ये कहा करते, बेटा एक बार इसको घुमा, वो जो हवा देने वाला एक चक्र होता था, और दूसरा काम भी साथ साथ वो हमें इन्वॉल्व कर लेते थे। तो एक तरह का सामाजिक लगाव और जुड़ाव उनके साथ था मतलब। और घर वाले भी ये कहते थे भाई नेग के हिसाब से बोलना, चाचा है तो चाचा, ताऊ है तो ताऊ, दादा है तो दादा। ये हुई एक स्थिति। अब जो उद्योगीकरण हुआ जिससे उनका काम रिप्लेस और चौपट हो गया, वो उद्योगीकरण में तो उनको नहीं मिला ना काम। हमारे यहाँ तो मतलब
ग्रामीण उद्योग है ही नहीं, कृषि आधारित, तो फिर वो कहाँ जाएं? नौकरियां वैसे मतलब एक दौर में हरियाणा बनने के बाद कुछ निकल गई, फिर वो शिक्षा की दृष्टि से वैसे भी पिछड़े थे, तो वहाँ भी उनका जो है मतलब समायोजन नहीं हुआ। ये एक पृष्ठभूमि है जिसके अंदर उनको ज़रूरत है इस बात की कि एक विशेष तरीके की सपोर्ट जो है उनको मिले, नहीं तो समाज का बहुत बड़ा ये तबका जो है वो सामाजिक न्याय से वंचित रहेगा और हम कोई मतलब अपने आप को विकसित मुल्क और विकसित समाज कहने का हमें कोई नैतिक अधिकार नहीं रहेगा। ठीक है ना? जो वास्तव में जो ये भूमिहीन लोग हैं, एक समय आया कि औद्योगिकरण हो गया, उनके जो काम धंधे थे वो ठप हो गए, तो उनको ऊपर उठाने के लिए वो मतलब ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि वो भी मुख्य धारा में आके अपना जीवन जी सके? उनको उठाने के लिए पूरा का पूरा एक नीतियों का ना वैकल्पिक सेट हमें चाहिए। उसके अंदर मतलब आप ये लगाओ कि रूरल इंडस्ट्री की, लघु उद्योग की भी उसके अंदर ज़रूरत है। और ये जो नव उदारीकरण की नीतियाँ जो बेरोजगारी पैदा कर रही, इससे तो विज्ञान और तकनीक के विकास से तो सुविधा मिलनी चाहिए थी लोगों को। हो रहा है उल्टा कि जिस समाज ने विज्ञान और तकनीक को पैदा किया उसी को धकेल दिया और उसके बेरोजगारी का दंश झेलने को मजबूर है वो। तो वो पलटना पड़ेगा इन नीतियों की जो दिशा है। और उसके अंदर अब जो शिक्षा देखो कितनी बुरी हालत है निजीकरण होने के बाद, या आप स्वास्थ्य की दृष्टि से देख लीजिए, या आवास की क्या स्थिति है, पीने के पानी की क्या स्थिति है। 4-4 दिन तक कोई कहीं पानी नहीं आता, गंदा आता है पानी। ये देहात में तो कोई हिसाब ही नहीं उसका बन पा रहा है। तो ये नीतियाँ मुकम्मल तौर पर इसकी दिशा बदलनी पड़ेगी, कारपोरेट की बजाय जन उन्मुखी उसकी दिशा करनी जरूरी है, जहाँ इन तबकों के ऊपर फोकस किया जाना, विशेष मतलब केंद्रित रहना चाहिए वंचित तबकों को आगे बढ़ाने का। अब तो किसानी की भी बहुत दशा खराब हुई है ये उदारीकरण की नीतियाँ आने के बाद, वो इसीलिए उनको संघर्ष के ऊपर उतरना पड़ रहा है। एक सवाल उसमें सुरेंद्र ऐसा है जो हम अपने हरियाणा के संदर्भ में या देश के संदर्भ में भी देख ले, ये जो जाति वाली प्रॉब्लम है ये और मुल्कों में नहीं है। अच्छा जी। ये दुनिया में कहीं भी नहीं है, बीमारी यही है। और आपने जो शुरू में एक शब्द यूज किया था कि भाई धर्म में जो जातियां हैं, धर्म में ही हैं जातियां, उससे बाहर नहीं है। एक बात तो है ये। दूसरी ये है कि जाति और वर्ग दोनों आपस में यहाँ गुथे हुए हैं। तो हम जब जाति की बात करते हैं तो उसका जो वर्गीय रूप है उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और जब हम वर्ग विशेष की बात करते हैं तो हमें उसकी जाति की बैकग्राउंड की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमारी कोई इच्छा मात्र से ये नहीं मिट जानी है। ये बहुत बड़े इसके अंदर सामाजिक समाज सुधार के आंदोलनों की ज़रूरत है, और उसके अंदर जहाँ आर्थिक उनका जो भेदभाव है उसके साथ साथ सामाजिक भेदभाव उसके साथ जुड़ा हुआ है। और हमारे जो कॉमरेड सीताराम येचुरी थे वो एक बात कहते थे कि भाई हमारा जो समाज है वो 2 टांगों पर खड़ा है, एक टांग आर्थिकता की है और एक सामाजिक पृष्ठभूमि की टांग। दोनों को ही मतलब साथ साथ हमें एक तरह से देखते हुए और दोनों स्तरों के ऊपर समाज परिवर्तन के काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। केवल आर्थिक मुद्दे उठाने से वो काम होने वाला नहीं है, केवल सामाजिक मुद्दे उठाने से और छुआछूत के केवल उठाने से नहीं होने, दोनों का समावेश होने से ही एक समग्रता में आंदोलन जो है समाज परिवर्तन की तरफ बढ़ सकता है। तो अपने यहाँ पर जब हम जाति की बात करते हैं तो वर्ग जो है वो भी निर्माण की प्रक्रिया में हो रहा है, वो जाति भी है और वर्ग भी। तो चेतना जिसको हम कहते हैं, एक होगी जाति चेतना। अब जाति चेतना के आधार पर एक पिछले 20-30 साल से ना एक नया
सिस्टम शुरू हो गया, उसको कहते हैं पहचान की राजनीति। तो उन जातियों के या धार्मिक समुदायों को पहचान के आधार पर उनको विभाजित करना, बांटना उनको, तो उनको ये लगेगा हमारी बात की जा रही है, लेकिन वो वास्तव में उसके पीछे जो वास्तविक उद्देश्य है वो है उनको विभाजित करने का ताकि उनका शोषण आराम से किया जा सके कि इनका ये बन गया, तुम्हारी जाति का अब तक कोई क्यों नहीं बना, इनके यहाँ इतने बड़े मतलब वो बन गए धर्मशालाएं, अपनी जाति की कोई भी धर्मशाला नहीं है। तो उनके अंदर जो खाते पीते लोग हैं वो अपनी जाति विशेष के लोगों को उस तरीके का नारा देके और उन भावनाओं का दोहन करते हुए वो नेतृत्व अख्तियार कर लेते हैं राजनीति के तौर पे, वो खुद आगे बढ़ गए और वो जातियां वहीं की वहीं रह गई। इसमें भाई कमाल की बात है, हमारा पंचकुला जाना हुआ हाँ। और जिस तरह की सामाजिक संरचना है वैसी ही धर्मशालाओं में नजर आ रही थी। बिल्कुल, क्योंकि पास में ही परशुराम धर्मशाला थी, बीच में सैनी धर्मशाला थी, साथ में वाल्मीकि धर्मशाला थी। हाँ। वाल्मीकि धर्मशाला बेचारी पता नहीं वो कब निर्माणाधीन हुई थी, वो बीच में अटकी हुई है। और मतलब सैनी भवन और परशुराम भवन वो अच्छे से खड़े हुए हैं। तो इससे भी पता चलता है कि स्थिति क्या है हरियाणा में। नहीं, हमें मालूम नहीं था। हिसार में एक बार हमने एक सम्मेलन किया सामाजिक न्याय पे, तो बस अड्डे के पास एक वहाँ पे धर्मशाला है, नामदेव धर्मशाला। अब नामदेव कितने बड़े संत हुए हैं हमारे यहाँ, मतलब जो आप कह सकते हो, हाँ महाराष्ट्र के। तो वहाँ जाके हमें पता चला कि वो जो छिंबी बरादरी है उनकी वो धर्मशाला है, मतलब लेकिन वो उसके पीछे जो संत हुए हमारे, मतलब मध्यकाल में जो आंदोलन चले, भक्ति आंदोलन, उनके बहुत महत्वपूर्ण संत हैं, रविदास जी हैं या मतलब गुरु नानक देव जी हैं या कबीर साहब हैं या वाल्मीकि जी है। तो अब इनको जातियों के साथ अटैच कर दिया, जबकि सारे के सारे जाति को और छुआछूत को तोड़ने के प्रतीक थे, मतलब तो उनको भी जातियों के उसमें मतलब सीमित कर दिया। ये थोड़ा सा हमें इससे बचने की ज़रूरत है कि मतलब पहचान की राजनीति भी एक अपने आप में चुनौती है। तो वर्ग और जाति के सवालों को ठीक ठीक ढंग से उसके अंतर विरोधों को समझते हुए ये जो गुथा हुआ है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें जो सामाजिक शोषण है उसका भी संबोधन करना जरूरी है, उससे जुड़े हुए मुद्दे और मांगें भी उठानी जरूरी हैं आर्थिक के साथ साथ। मतलब ये इस तरीके की एक परिस्थिति हमारे यहाँ बनी हुई है। अब कहने को तो वो यूँ भी कह देते हैं कि भाई हरियाणा तो एक विकसित प्रदेश है, ठीक है, कुछ मायनों में विकसित कह सकते हैं, लेकिन हम सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से एक पिछड़ेपन को अभी भी ढो रहे हैं, उसके हिसाब से चल रहे। आखिर में मैं आपको एक बात इस संदर्भ में कहूँ, ये जो डिलिमिटेशन का सवाल भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो जनगणना होएगी। अब उन्होंने, मोदी सरकार ने एक कह दिया कि भाई हम मतलब जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा की सीटें निर्धारित करेंगे। अब उसका एक तरह से वो इस रूप में विरोध हो गया कि जो दक्षिण भारत के प्रदेश हैं, जो विकसित भी हमारे मुकाबले ज़्यादा हिंदी प्रदेशों से, और विकसित होने की वजह से उनकी जनसंख्या कम है, वो बोले ऐसे करोगे तो फिर हमारे साथ भेदभाव होगा। बात भी ठीक है, मतलब तो केवल उसके साथ जोड़ के ये या तो उसको भाई कुछ समय के लिए और फ्रीज रखा जाए, जितना है उतना रखा जाए, या फिर बाकायदा एक वैज्ञानिक आधार के ऊपर जहाँ जितनी मतलब वो बनती है उसका आधार केवल मात्र जनसंख्या रखना उचित नहीं है। तो जिन्होंने अपनी जनसंख्या को विकास करके नियंत्रित किया है वो भुगत भोगी क्यों बने, और इसको क्यों मतलब विभाजन का मुद्दा बनाया जाए देश में खामखा, मतलब उत्तर और दक्षिण के बीच का। वैसे कॉमरेड अगर इसकी पे बात करें, अगर जाति या धर्म या जो भी है, तो इस तरह से अगर मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधित्व देखें तो आज संसद में कितना है? हाँ, वो बहुत ही कम है, वो ठीक बात है, लेकिन वो धर्म के आधार पे नहीं कह रहे थे, वो कह रहे हैं जनसंख्या के आधार पे परिसीमन करने का सीटों को। लेकिन जो तुम बात कह रहे हो वो अपनी जगह महत्वपूर्ण है इस रूप में कि हमारे यहाँ अब जो बीजेपी ने जो पलटी मारी है ना जाति गणना के सवाल के ऊपर, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसका एक कारण तो ये है कि उनकी अपनी रणनीति जो है वो है जिसको वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। अब कोई उनसे पूछने लगे कि वो हिंदू राष्ट्र किन किन कौन कौन से हिंदुओं का होगा, पहली बात तो ये अपने आप में एक धर्म का कोई राष्ट्र नहीं हो सकता है। लेकिन अगर होगा तो वो कौन लोग होंगे? तो वो जो है दलितों को वो मतलब हिंदू की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, पिछड़ों को नहीं रखेंगे, महिलाओं को नहीं रखेंगे, अल्पसंख्यकों का तो वैसे ही एक्सक्लूजन उन्होंने कर दिया। हो सकता है फिर जो जिसको गैर ब्राह्मणवादी, मैं ब्राह्मणवादी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ जानबूझ के, मतलब कोई गरीब ब्राह्मण को भी वो हिंदू उस तरीके से तस्लीम नहीं करते होते, तो वो तो एक बहुत ही मिथ्या धारणा है जो देश के लिए वैसे भी हानिकारक है। और डॉक्टर आम्बेडकर ने भी ये कहा था कि अगर इस तरह की कोई भी बात आती है राष्ट्र बनाने की तो वो हिंदुस्तान के लिए बहुत ही घातक होगा। वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा था। वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा। तो ये समझते हैं कि इस तरीके से अगर जातियों की गणना हो गई तो तुम्हारा जिसको तुम एक ही छतरी के नीचे हिंदू कह के इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो, उस प्रकार की जो इनकी रणनीति है उसको धक्का लगेगा। तो वो तो यूं कहते हैं ना सारी जातियां हिंदू ही तो हैं, लेकिन अब वर्ण व्यवस्था जिसको वो थोप रहे हैं और मनुस्मृति जिसको मतलब वो संविधान की तरह देख रहे हैं, तो उसके अंदर सारे एक जैसी कैसे हो गई जातियां? वर्ण व्यवस्था में तो आपको पता ही है कि किस तरीके का 4 वर्णों का उसके अंदर है। ये बहुत बड़ा एक अंतर विरोध है हमारे यहाँ, तो वो इसलिए इस सवाल को उठा रहे हैं। अब वो फंस गए हैं वास्तव में, क्योंकि ये सवाल बन गया लोकप्रिय लोगों के स्तर के ऊपर और ऊपर से इलेक्शन है, तो उस वजह से अब आरएसएस और बीजेपी जो है वो उसके मजबूरी के अंदर उसको उठा रहे हैं। कल मेरे एक दोस्त से बहस हो गई कि आरएसएस या बीजेपी मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, और जिसमें सिर्फ जो एक खास जाति के जो ब्राह्मण होंगे वही ऊपर बैठ सकते हैं, चित पावन ब्राह्मण, चित पावन ब्राह्मण। तो उसने कहा कि अगर ऐसा था तो फिर हमने मोदी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? अच्छा, हाँ, तो यहाँ पर भी तो ब्राह्मण को बना सकते थे। प्रधानमंत्री किसको बनाए इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम अपने उद्देश्य के ऊपर आगे बढ़ रहे हो और वो प्रधानमंत्री आपके हिंदू राष्ट्र बनाने में सबसे ज़्यादा मतलब भूमिका अदा कर रहा है, तो लक्ष्य तो उसी तरफ लेके जा रहे हैं। या कल को वो मान लो किसी हमारे यहाँ राष्ट्रपति को दलित को बना दिया, तो अल्पसंख्यक को, तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ गया क्या? या मान लो मायावती बहन मायावती जी अगर 2-3 बार मतलब मुख्यमंत्री बन गई थी उत्तर प्रदेश की, तो जाहिर है कुछ भावना तो जरूर लोगों में ये आती है कि भाई हमारे तबकों की भी एक प्रतिनिधित्व सत्ता में है, वो एक कॉन्फिडेंस है, वो अपनी जगह है। लेकिन उनकी दशा में कोई बड़ा परिवर्तन थोड़ी ना पड़ गया जब तक नीतियों को नहीं बदलेंगे और उन्हीं को लागू करते रहेंगे। तो ये तो फजूल की बातें इस तरीके की करना, ये तो और भी ज़्यादा घातक है कि आप मतलब जो गैर ब्राह्मणों को आगे करके और ब्राह्मणवाद या मतलब मनुवाद को ही आगे बढ़ाएंगे, तो ये तो एक कुटिल उनकी मतलब चाल रहती है, वो हमेशा उनकी रहती है ये इस तरीके की ये बात है। तो नहीं मैं ये ये इसके 4-5 इस तरीके के पहलू हैं जो आज जो ये मसला हमारे सामने उठा है, इसके ऊपर एक सही पोजीशन इस रूप में लेने की ज़रूरत है कि जाति आधारित गणना जो है वो जनगणना के साथ
जुड़ जाना चाहिए, ये पहलू भी। अन्य जो सैकड़ों पहलू उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये उसके साथ ही जुड़ने का सवाल है। और जनगणना की तिथि बताई जाए कब करेंगे, जो पहले से ये पिछड़ी हुई है। और आंकड़े आपने देने वैसे बंद कर दिए। कहीं ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार और बंगाल के चुनाव का फायदा उठाने के बाद फिर ये इसको छोड़ ही दें? नहीं, छोड़ा छाड़ा तो है ये। और ये कौन सा ही नहीं इसको मतलब फूल चढ़ाएंगे या अंजाम तक लेके जाएंगे, इनका कोई लेना देना नहीं इस बात से। जुमलेबाजी है मतलब। और वैसे लग तो ये भी रहा था कि भाई राम मंदिर नहीं बनाएंगे, 370 नहीं हटा सकते, लेकिन वो कर दिया तो हो सकता है जाति गणना भी करवा दें। नहीं करवाने, मैं तो ये कह रहा हूँ करवा दें, अच्छी बात है। जब हमारी मांग है तो सरकार नहीं माननी पड़ेगी ये तो। अगर बिना सरकार तो मान नहीं सकती। अगर ये सरकार उसको वास्तव में लागू करती है और ये जो जाति आधारित जो नुक्ता है उसके साथ जुड़ जाता है जनगणना में, तो हम तो वही मांग कर रहे हैं कि जुड़ना चाहिए। जी। तो ये थे कुछ सवाल। और जो भ्रम है कि बीजेपी सच में जाति गणना करवाना चाहते हैं, पहले तो जनगणना की तारीख तो निर्धारित हो, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं को 33% आरक्षण दिया था, उसी तरह से जाति गणना भी इनका मंशा है या नहीं है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इससे मंशा का तो पता चलता ही है कि पहले अगर डेट तारीख निश्चित हो जाए कि हम उस फला तारीख को जाति मतलब जो जनगणना है पूरे देश की वो करवाएंगे, और साथ में उसमें जाति गणना भी होगी, और फिर उस आधार पर किस वर्ग को, किस जाति को कितना, जो हमारा जो बजट होता है, हमारा जो एक वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, उनमें उनका हिस्सा, विकास में एक हिस्सेदारी और अवसर आगे बढ़ने के, कुल मिला के वो चाहे फिर आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से या फिर राजनीतिक रूप पर से। ये जरूर साथ में हमें याद रखना चाहिए कि अगर अवसरों को घटाते जाएंगे तो हिस्सा भी घटता चला जाएगा। हाँ, तो विकास के अवसर जो है वो बढ़ाने जरूरी है। तो अगर सरकारी संस्थाएं, अगर सरकारी स्कूल ही कम हो जाएंगे, सरकारी नौकरियां ही कम हो जाएंगी, हाँ, तो फिर जाति गणना का कोई औचित्य भी नहीं रह जाता। कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो ये बात है, तो ये हमें समझना होगा, व्यापक संदर्भ में देखना जरूरी। हाँ, तो ये पूरे के पूरे ओवरऑल हमें देखना चाहिए कि अगर सरकारी स्कूल बंद हो गए, अगर सरकारी नौकरियां बंद हो गई, या हर तरफ हर चीज़ का निजीकरण हो गया, तो फिर चाहे वो जाति गणना हो या ना हो, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। सबसे पहले तो जो सरकारी तंत्र हैं, सरकारी सुविधाएं हैं, वेलफेयर स्कीम हैं, वो एक तरह से उनकी इच्छा हो कि वो लागू हो। और जो पिछले साल अब तक जो, चाहे वो कांग्रेस का राज रहा हो या बीजेपी का राज अब पिछले 11 साल से है, और 5 साल 1999 से 2004 के बीच भी रहा है, उन राज्यों को देखते हुए तो इच्छा नहीं लगती कि वो उस तरह से लोगों का वास्तव में भला चाहते हैं। अगर चाहते तो वो बैकलॉग है, कितना SC ST का बैकलॉग है, वो नहीं भरा गया वो कभी अभी तक। और ऐसे ही चर्चा चली हुई थी कि जिस तरह से BPL कार्ड बनते हैं कि जिसके कई कोठी मतलब बड़ी बड़ी कोठियां हैं, ज़मीन भी हैं, उनके तो BPL कार्ड हैं, और जिनके पास रहने के लिए 20 गज या 30 गज जगह भी नहीं है, उनके BPL कार्ड भी नहीं है। एक महीने में 1 लाख बन गए। हाँ, तो ये भी हमें देखना होगा। और ओवरऑल परिस्थिति को समझते हुए इस बात पे हमें अपनी समझ बनानी होगी कि इसके पीछे, इस घोषणा के पीछे वास्तव में कारण क्या है। धन्यवाद। नमस्कार।